नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। हम अब नॉर्थ कश्मीर में आ चुके हैं और सोपोर में फ़िलहाल मैं हूँ और यहाँ पर मैं आई थी अफजल गुरु के भाई का इंटरव्यू करने, क्योंकि वो चुनाव में इस बार खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि मेरा इस चुनाव में खड़ा होना पाकिस्तान के मुंह पे एक करारा तमाचा है और भी तमाम चीज़ें। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू के लिए जब बोला कि चलिए अब बात करते हैं कैमरे पर जो आपने मुझसे बात कही है, तो सीधा उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा, मैडम हम आपसे कल परसों बात करते हैं। फिर मैंने बोला चलिए हम और दूसरे कैंडिडेट से बात करते हैं सोपोर के अंदर, सोपोर विधानसभा। अब मैं आपको सोपोर के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो जो हालात ख़राब, जिस हालात ख़राब की बात कश्मीर में की जाती है, सबसे ज़्यादा अगर एपी सेंटर अगर आप किसी चीज़ को मानेंगे, अगर आप कहेंगे कि केंद्र कहाँ पर है, तो वो सोपोर में माना जाता था। अगर आप मिलिटेंसी की बात करें तो सोपोर, अगर आप बात करें आज़ादी के नारों की बात अगर लगाने वालों की बात करें तो सोपोर। और आज इसी सोपोर में अफजल गुरु के भाई भी कंटेस्ट कर रहे हैं और 21 कैंडिडेट इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी बात है, इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। आज जो मेरे बगल में आपको तनवीर फातिमा माफ़ कीजिएगा, मैं अगर इनके बारे में आपको बताऊं, ये इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में है। इनका चुनाव चिन्ह है टॉर्च। शायद ये सोपोर के लोगों को रास्ता दिखाना चाहती हैं टॉर्च की रोशनी के साथ। और इन्होंने ये पहली ऐसी महिला, सोपोर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उन्होंने ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने रैली करी थी। तो इनसे बात करना बहुत दिलचस्प होगा। अफजल गुरु के भाई नहीं तो कम से कम आप तो सही। आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, बहुत ठीक। शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए बातचीत करने के लिए। सोपोर में अभी 21 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है? 30 साल के बाद पहली बार हो रहा है। 1990 से पहले होता था यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन होता था, बट after 30 years this is the first time when 21 candidates are contesting elections. कारण क्या मानती हैं? रीज़न क्या है? 21? पहले तो मैं खुद को ही क्रेडिट दूंगी कि 2020 में यहाँ ULB म्यूनसिपल के बाय इलेक्शन हुए थे, उसकी 13 सीट्स वैकेंट थी। तो एक पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया, तो मैंने यहाँ पर उस चीज़ को, मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि सारी जगह अगर इलेक्शन होता है मगर हमारे शहर में इलेक्शन नहीं होता। हमारे नई जनरेशन्स को जो 1990 के बाद बड़े हुए, उनको पता ही नहीं था इलेक्शन किस चीज़ को कहते हैं। तो वो जो सेलिब्रेशंस दूसरी जगहों पर होती थी, हमारे बच्चों को वो चीज़ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बड़ा एजेंडा नहीं था उसके पीछे। मुझे ये था कि 30 इयर्स में तो 3 जनरेशन्स आ गई थी। हमारे बच्चों को बिल्कुल डिस्कनेक्ट थे कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ होती है। जस्ट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी हेयर एट सोपोर। और मैंने 2020 नवंबर में 20 गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर रैली की और पूरा दिन मुझे लग रहा था अब भी कोई मुझे पीछे से गोली मारेगा, अब भी कोई मेरे मुंह पर पत्थर मारेगा। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि यहाँ के लोगों को भी वो चीज़ अच्छी लगी कि किसी ने इनिशिएटिव लिया इस चीज़ का, कोई आया, चाहे महिला थी, बोला किसी ने कुछ नहीं। मगर जब वो इलेक्शन ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने देखा कि अपने लोगों के नज़रों में, शायद वर्ड्स किसी ने यूज़ नहीं किए, मगर नज़रों में मैंने देखा कि हर एक ने मुझे उन नज़रों से इज़्ज़त दी और प्यार दिया। आपने कहा 2020 नवंबर 2020 में आप 20 गाड़ियों के काफिले के साथ आपने यहाँ पर रैली किया। ऐसा माहौल यहाँ पर था ही नहीं। वीडियो है आपके पास। और आपने ये भी कहा कि आपको अंदर से डर लग रहा था कि गोली कहीं से पत्थर मत आएगा, ये डर था। पूरा दिन वो डर था। वो भी मेरे काफिले में थे, सामने हैं। एक SHO साहब थे सामने और बाकी पुलिस वालों ने नहीं माना। सिर्फ एक SHO साहब, एक गाड़ी, उसके वो गवाह, वो हम लेके चले और हमने वो रैली की। और वो इलेक्शन किया, खुलकर किया, छुप के नहीं किया। ये विधानसभा का इलेक्शन जो आज तक जो कश्मीर, आपने ये भी माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में एक और सवाल पूछती हूँ जो आप ही की बातों से सवाल निकल कर के आया कि यहाँ की जो पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वो अपने आप को डेमोक्रेसी से दूर
और आप ये कह सकते हैं कि चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, मतलब वोट नहीं डालने जाते थे। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? बॉयकॉट वो क्यों करते थे? बिल्कुल, देखें, यहाँ एक आज़ादी का नैरेटिव चला, 30 साल चला, तो ये हमने दुनिया में हर जगह देखा, जो आज़ादी या ऐसी सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट्स होती हैं वो इलेक्शन में कम ही हिस्सा लेती हैं। वो बाइकॉट के इसको चलाते थे, मगर जब इलेक्शन आता था वो कभी इंटरफेयर नहीं करते थे। मगर जो यहाँ बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ थीं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे पीडीपी, तो उनको वो बाइकॉट बड़ा रास आ गया था। अच्छा जी, सेपरेटिस्ट यहाँ पर उतना उसमें नहीं उनका दखल होता था, उनका इंटरफेरेंस होता था, जितना बड़ी राजनीतिक बाइकॉट से ये होता था कि कम लोग बाहर निकलते थे और उन्हीं के लोग बाहर निकलते थे, वोट देते थे और वो जीत जाते थे। उनको किसी अपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ता था। दैट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड दैट बाइकॉट। शायद सेपरेटिस्ट हो सकता है कहीं गोली चला देते या कुछ, मगर ऐसा कुछ होता नहीं था। फिर इलेक्शन के दौरान में वो कॉल तो बहुत देते थे, मगर हमने कभी ऑब्जर्व नहीं कि हाँ, इलेक्शन कैंडिडेट्स की डेथ होती थी पहले। जब जो ये इस वक्त जैसे प्रोसेस चल रहा है, उस वक्त भी प्रोसेस के टाइम में कुछ इलेक्शन कैंडिडेट, मगर हमने कभी नहीं देखा कि कोई वोटों की कतार बनी हुई है। शायद सिक्योरिटी का भी कवर अच्छा रहता था गवर्नमेंट की तरफ से, मगर 30 साल में देखते 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 हमें फिर ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त भी चाहती हैं कि इलेक्शन बाइकआउट हो और लोग उसमें ना आए, हमारी पॉलिटिकल मोनोपोली बरकरार रहे। तो मतलब बाइकॉट करा किसी और की तरफ, हुर्रियत के नेताओं की तरफ से, लेकिन फ़ायदा, जैसे वो थे ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाया करते थे, तो वही यहाँ पर बिल्लियों की लड़ाई में यहाँ की जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो रोटी खा जाती थी। यानी वो जो है वो अपने कैडर ही उनके बाहर निकलते थे वोट करने के लिए, और वोटिंग होता था, फिर वो लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सरकारें भी बनाई। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर आज आज़ादी का सपना यहाँ के नौजवानों में कहाँ तक जिंदा है? अब शायद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को भी 6 साल या 4-5 साल हो गए। तब जब जो बच्चा 10 साल का था वो इस वक्त 15 साल का है, जो 15 साल का था वो 20 साल का है। अब इतने 5 सालों में कोई पथराव नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट्स नहीं हुए, तो जो समाज में चीज़ ज़्यादा चलती रहती है तो वही नई जनरेशन के दिमाग में भी आती है। एक काम रहा यहाँ पर, एक खामोशी रही इतने 5 सालों में, तो लोग भी अपने अपने काम की तरफ, आई डोंट नो मैं किसको क्रेडिट दूं, दिल्ली को क्रेडिट देना चाहती हूं मैं, मगर थोड़ा सा दिल्ली ने अगर अमन किया तो थोड़ा सा कश्मीरियों को नाराज़ करके भी अमन किया। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से मैं नहीं कहूँगी यहाँ खुश हैं लोग, पता नहीं आपको ये बात अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी बहुत अपेक्षाएं हैं। आई नो थोड़ी सी हिंदी भी मुझे आती है। बहुत अपेक्षाएं हैं हमारी। जब हमारा अलायंस हुआ है, हमारा एक्सेशन हुआ है इंडिया के साथ, तो उस वक्त कश्मीरियों ने इंडिया को इसलिए भी चुना कि एक बड़ा मुल्क है, सेक्युलर है, बहुत तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमें लगा एक छोटे से पाकिस्तान के साथ जाने के बजाय चाहे एक बड़े से कंट्री, ये ह्यूमन नेचर है, हमें ह्यूमन इंसान जो होता है वो हमेशा बड़ी चीज़ को चुनता है, और हमने भी बड़ी चीज़ को चुना था। तो उसमें हमारा ये रहता था, कोई आर्टिकल 370 एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, कोई बनाया नहीं गया था वो एक्सेशन के वक्त। जो हमारे डोगरा महाराजा थे यहाँ पर, हिंदू थे वो, उनका ही एक कानून था कि कश्मीर से बाहर के लोग यहाँ ज़मीन नहीं खरीदेंगे, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ कश्मीर। वो कोई लोगों के लिए, मज़हब के लिए कोई उसका वास्ता नहीं था उससे। वो महाराजा साहब ने इसलिए, उनको वो कश्मीर से प्यार करते थे, तो उन्होंने इसलिए रखा था कि इस छोटी सी वैली में ज़्यादा लोग नहीं, क्योंकि उनका ऑक्सफोर्ड में भी बड़ा वो पढ़े हुए थे, पढ़े लिखे थे बहुत ज़्यादा, तो वो दुख है, कश्मीरी को दुख है। मैं भी जब अपनी स्पीचों में जाती हूँ, बोलती हूँ लोगों से कि जैसा आपको दुख है मुझे भी दुख है। किसी ने, शायर ने कहा था, अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, कश्मीर के लिए ही कहा था ना। अगर मोदी जी हमें कहते हैं बीजेपी, मैंने लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया, मैंने कश्मीर को बिहार, उत्तर प्रदेश या बंगाल के लेवल पर लाया, तो वो जस्टिफाई नहीं है, वो जस्टिस नहीं है। कश्मीर इज़ समवेयर स्पेशल। किसी तरीके से कश्मीर, मैं नहीं कहूँगी हम लोग एक जैसे हैं दुनिया में, बट
हम 6 महीने यहाँ बेरोज़गार रहते हैं, बर्फ़ के इंतज़ार में, बर्फ़ को बर्दाश्त करते हैं। हमारे पुरखों ने बर्फ़, आज तो फैसिलिटीज़ हैं, आज तो गीज़र है, आज तो रूम हीटर हैं। हमारे पुरखों से हमने, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे, मगर हमारे पुरखों ने भी यहाँ रहना बर्दाश्त किया। तो हमें उस हिसाब से हिंदुस्तान से हमेशा ये रहता है कि हमें हिंदुस्तान से फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अगर वहाँ दिल्ली में जो गैस की रेट है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। हम 6 महीने बेरोज़गार रहते हैं। पानी यहाँ, बिजली का ये है, वो टर्फ नहीं होना चाहिए। वो चार्जेस जो दिल्ली में हैं वो कश्मीर में नहीं लगने चाहिए। एक हिसाब से तो इन्होंने कश्मीर की बात, आपके इन सारी बातों से मैंने 2 बातें निकाली। आपने पहली बात कही कि 5 सालों में जब से 370 हटा, तो मेरा जो सवाल था कि यहाँ पे नौजवानों के अंदर जो आज़ादी का एक चिंगारी थी वो कितनी अभी तक ज़िंदा है, तो आपने कहा वो बुझ गई है। अब इशारों में आपने कहा कि अब वो बुझ गई है। अब उसका आपने कारण कहा कि मैं इसको दिल्ली को क्रेडिट देना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कश्मीरियों को नाराज़ करके फिर जो है, मतलब अगर वो कश्मीरी को नाराज़ नहीं करते तो इसका पूरा क्रेडिट मैं दिल्ली को देती। दूसरी आपने ये बात कही, और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये बात कही, और विदाउट कैमरा, मतलब कैमरे के पीछे तो मुझे बहुत लोग कहते हैं ये बात कि भैया कश्मीर का जो इतिहास है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। आपने अभी अपनी बात में कहा इशारों में कि हमारे पूर्वज या फिर हिंदू रहे होंगे या तो मुस्लिम रहे होंगे। गर्व है इस पर कि हमारे पूर्वज हिंदू रहे होंगे। हमें कश्मीरी और हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। बस मज़हब तो मैं कहती हूँ, पर्सनली मैं कहती हूँ, रिलीजन इज़ एन अफेयर बिटवीन गॉड एंड मैन। आप किस तरह से उससे कनेक्शन करना चाहते हो। हमारे मज़हब में भी एंड पर जब हमारा मज़हब कंप्लीट हुआ है इस्लाम, तो उधर लिखा गया है लकुम दीनकुम वलिय दीन। तुम्हारा मज़हब कंप्लीट हुआ और अब तुम सब धर्मों की इज़्ज़त करो। शायद ये बहुत कम लोग आपको कहेंगे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, मेरे घर जब बचपन था 10 हिंदू घर थे, 10 हिंदू फैमिलीज़ मेरे नेबर थे जी, 10 हिंदू फैमिलीज़। और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे अंकल नहीं हैं, ये मेरे रिलेटिव नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं था हमारे यहाँ। आज वो नेबर्स कहाँ हैं? वो दिल्ली में हैं, जम्मू में, अगर हमारे रिश्ते उनके साथ फिर भी हैं। प्यारे अंकल थे, बंसी अंकल थे, और उनके साथ अभी भी हमारे रिश्ते हैं। मैंने आपको इसलिए 10 के 10 घर नहीं है अभी? नहीं है। वहाँ पर एक जगह मस्जिद भी बनी है उनकी ज़मीन पर, उनने बेचा खुद मस्जिद के लिए ज़मीन को। मैंने इसलिए कहा यहाँ हमारे पुरखे हिंदू रहे होंगे या मुस्लिम रहे होंगे, उन्होंने भी बर्दाश्त किया। यहाँ पर गर्व हमें है, हम इतने बड़े मुल्क के साथ मिले हुए हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ हैं, हम सेक्युलर, जहाँ हर एक मज़हब की इज़्ज़त की जाती है। इवन दो कि कहीं कहीं पर छुटपुट घटनाएं जो होती हैं, फिर भी हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं। और आगे भी हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान ही वो दुनिया का मुल्क है जहाँ मिलजुल कर हर एक धर्म रह सकता है। अब मुझे आप थोड़ा सा इस इलेक्शन के बारे में बताइए। आप मैदान में जाती होंगी, लोगों से बातचीत करती होंगी, क्या लोग पार्टिसिपेट, मैंने तो एक मतलब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उसमें लिखा था कि कोई एक गांव है, कौन सा गांव था जो तुम मुझे बता, जागीर करके एक गांव है, उसके अंदर शायद 2014 में इलेक्शन हुआ था जब जनरल इलेक्शन, तो उस गांव से सिर्फ 2 वोट मतलब पड़े थे। तो क्या अब थोड़ा सा बदलाव लग रहा है आपको? मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि उसमें पॉलिटिकल पार्टियों का बहुत बड़ा रोल होता था। जब मैं म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए उठी उस वक्त हालांकि सेपरेटिस्ट्स का यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं था। मोस्ट ऑफ देम वेयर इन जेल्स या कहीं थे वो हाउस अरेस्ट्स में। जहाँ पर मेरे वोट पॉकेट्स थे वहाँ पर कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लेटर्स लगाए गए, और हमें वो पता है वो यहाँ बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ करती हैं ताकि उनकी मोनोपोली, जो पॉलिटिकल मोनोपोली है, वो जारी रहे। तो इस बार टूट रही है चुनाव में? बिल्कुल टूट रही है, और हमने तोड़ के दिखाई वो। इस वक्त सब नॉर्मल फैमिलीज से, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज से, मैं मिडिल क्लास से हूँ, मिडिल क्लास से हर एक आ गया, और वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान कर दिया है हमने उनको। अच्छा, इस बार अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा चुनाव मैदान में है, और आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप चुनाव ख़त्म जैसे ही होगा, रिज़ल्ट आएंगे, आप सब के सब जो हैं बीजेपी की झोली में जाने वाले हैं। ये इल्ज़ाम आप पर कोई और नहीं, यहीं की स्टेट पार्टीज लगाती हैं, क्या कहेंगे? अगर
कल को मैं जीत जाती हूँ, यहाँ बीजेपी की हुकूमत आती है, अगर मुझे कोई मिनिस्ट्री ऑफ़र होगी उस वक्त, तो मुझे अपने सोपोर के लिए काम करना है ना। तो हम वो ऑफ़र क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्यों ठुकराएंगे? यहाँ मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी बताए जो दिल्ली की गवर्नमेंट के साथ नहीं जाना चाहती है, तो हम इंडिपेंडेंट लोग क्यों ना जाएं दिल्ली के साथ? अगर मेरे सोपोर को उससे कुछ फ़ायदा मिलता है, मैं तो जाऊंगी उस वक्त। अगर मुझे कोई पोर्टफोलियो उस वक्त मिलता है तो हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे उस वक्त। हाँ, हम इस वक्त इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि मैं किसी पार्टी का, पर्सनली मैं बोलूँगी, मैं किसी पार्टी का एजेंडा यहाँ चलाना नहीं चाहती थी। मेरे पास एजेंडा है डेवलपमेंट का, मेरे पास एजेंडा है अपने अनएम्प्लॉयमेंट का, मैं उसको चलाना चाहती थी। दैट्स सपने हैं आपके सोपोर को लेकर? सोपोर को लेकर मेरा ये है कि मेरा सोपोर दिल्ली की तरह, बॉम्बे की तरह एक सिटी होना चाहिए, एक मॉडर्न सिटी मैं देखना चाहती हूँ। एटलीस्ट मरने से पहले देखना चाहती हूँ अपने सोपोर को, क्योंकि यहाँ गरीब लोग नहीं, यहाँ ट्रेड है। उस ट्रेड के लिए हमें मार्केट प्लेसेस चाहिए, वाइड स्पेसेस चाहिए। हमारे सोपोर में इतना पोटेंशियल है, हम शायद आधे बिहार को यहाँ पर जॉब देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आप हमारे फ्रूट मंडी में जाइए, आप देखें, सब बड़ी मंडी है, मगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास जगह नहीं है। उस जगह को क्रिएट, जगह भी है, उस जगह को क्रिएट, कंजेशन है, उसको क्रिएट करना है। बस ये है कि मुझे सिटी बनाना है जिसमें मेरा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है आसपास के गाँव का, वो अपना काम अच्छे से करे, स्मार्ट तरीके से करे। ये मैं सवाल सबसे पूछती हूँ, इसलिए मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। आप चूँकि एमएलए कैंडिडेट हैं, यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, तो बीजेपी आपको कैसी लगती है? मतलब आपने कहा कि मैं बीजेपी के साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ के युवाओं से इलेक्शन जीतूँगी, तो मैं यहाँ के जब युवाओं से बात करती हूँ तो वो तो कहते हैं कि जी बीजेपी तो बहुत बेकार है, नफ़रत करती है, नफ़रत फैलाती है और मंदिर बनाती है। आज ही मैंने एक वीडियो शूट किया लोलाब वैली में, एक कृषक समाज के ही वो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी तो मंदिर बनाती है, हिंदू मुस्लिम का भेद करवाती है और हम बीजेपी को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये धारणा यहाँ पर लोगों में है। आपका क्या धारणा है यहाँ पर बीजेपी और मोदी? जो हमारा यूथ है कश्मीर का, उनको एक उल्लू बनाया जाता है। कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हिंदुस्तान में बहुत सारी लोग इकट्ठे रहते हैं, हम भी यहाँ रहते हैं, मगर हमारी माइनॉरिटीज़ बहुत छोटी हैं। इंडिया की पॉलिटिक्स को, जो जम्मू से बाहर पॉलिटिक्स है, उसको हम कश्मीर की पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के अगर देखेंगे ना, तो हम कश्मीरी हमेशा नुकसान में रहेंगे। बीजेपी मंदिर बनाती है, दिल्ली में बनाती है। बीजेपी अपनी जो उनकी वो रिलीजियस पॉलिटिक्स है, वो कश्मीर में नहीं कर सकते हैं। यही मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ अपने यूथ को कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। 10 साल हो गए बीजेपी को पावर में, एक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 उन्होंने कर दिया, वो भी इसलिए किया कि वो ऑलरेडी खोखला हो चुका था। उसके 10 क्लॉजेज, 10 क्लॉजेज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी ख़त्म कर दिए थे। अगर वो 10 क्लॉजेज ऑलरेडी ना हुए होते उनमें से ख़त्म, तो शायद मुमकिन नहीं था बीजेपी के लिए कि ये 35A वो एंड वाला क्लास ख़त्म करते। ये डर निकालना पड़ेगा हम कश्मीरियों को दिल से कि बीजेपी वो सब कश्मीर में कर सकती है या करेगी। नहीं करेगी, उसने 10 साल में नहीं किया, आगे भी नहीं करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जब आई पावर में, तो उसने बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाई। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी पावर में, तो वो बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाएगी, पक्का बनाएगी, फॉर श्योर बनाएगी। मगर अपना वोट बैंक यहाँ पर खड़ा करने के लिए, हम जैसे छोटे छोटे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को पीछे धकेलने के लिए वो ये नैरेटिव बनाती है। वो मंदिर, यहाँ इतने ही मंदिर हैं जितनी हमारी आबादी थी यहाँ पर, उससे ज़्यादा मंदिर है नहीं यहाँ पर। किसके लिए वो मंदिर बनाएगी? मैं एडवोकेसी नहीं कर रही हूँ बीजेपी की, मगर मैं कहती हूँ 10 साल का रिकॉर्ड देखो, नहीं करेगी, नहीं करेगी बीजेपी। ये डरा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अभी देखना, 15 दिन के बाद देखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ ही हुकूमत बनाएगी। और पहले भी बनाया है बीजेपी के साथ, पहले भी वो सेंटर में वाजपेयी जी के साथ रह चुके हैं। कल ही महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया कि उमर अब्दुल्ला को फॉरेन मिनिस्टर बनाया वाजपेयी जी ने, जिस वक्त यहाँ मिलिटेंसी पीक पर थी, और उनको हर एक कंट्री में भेजा ये बोलने के लिए कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। दैट टाइम उमर अब्दुल्ला वाज द एम्बेसडर ऑफ बीजेपी। ये सब जो बीजेपी को यूज़ करके यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिक्स करती है,
ये हम दिल्ली वालों को बोलना चाहते हैं कि वो हम बेचारे छोटे मोटे जो जिनको शौक़ है पॉलिटिक्स करने का, हमें नुकसान होता है। दिल्ली ने इस वक्त हार्वेस्ट सीज़न में इलेक्शन किया, हम ही इनको नुकसान हुआ, क्योंकि हार्वेस्ट में लोग फंसे हुए हैं। कोई सेब चुन रहा है, कोई पैडी चुन रहा है, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बड़ी पार्टियाँ हैं उनके पास तो पैसों के गोदाम भरे हुए हैं, वो पैसा खर्च करके सबको। हम तो धान के खेतों में जाना पड़ता है लोगों के पास, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हम रात को कन्वेंशंस नहीं कर। दूसरा हमारा सिक्योरिटी का, प्लीज़ आप इस चीज़ को कीजिए। हमें सिक्योरिटी बड़ी पार्टियों को रात को 10 बजे तक करने दिया जाता है सब कुछ, हमें 6 बजे के बाद बाहर छोटे एक्टिविस्ट्स को निकलने नहीं दिया जाता है। तो तमाम तरीके की यहाँ पर दिक्कतें हैं और बहुत खुलकर के तनवीर जी ने बातचीत की है। अच्छा, मैं एक लास्ट आपसे पूछना चाहूँगी, आज अफजल गुरु के भाई जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरफ इशारा, और ये किस पिक्चर को जो है वो दिखाता है कश्मीर के? देखिए अफजल, ये नहीं हो सकता कि एक भाई जो है वही दूसरा भाई भी हो सकता है। हमारे नहीं, मैं ये सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, चूँकि आप कश्मीरी हैं, सोपोर की रहने वाली हैं, उनका भी यहीं सोपोर में ही, सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये क्या पिक्चर शो करता है कि एक भाई जिसने देशद्रोह का काम किया, तो वहीं दूसरा भाई जो है वो देश के संविधान पर विश्वास रख के, देश के डेमोक्रेसी पर विश्वास रख के वो चुनावी मैदान में है। तो क्या मतलब क्या मैसेज? मुझे थोड़ा, मेरा उनके साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं है, मुझे इनकी आइडियोलॉजी का पता नहीं है कि क्या सोचकर उन्होंने इस चुनाव में हिस्सा लिया। अब मेरी को देश दुनिया में क्या इमेज आ रही है? शायद नॉर्मलसी की ये जा रही है कि नॉर्मलसी हो गई है कश्मीर में, लोग डेमोक्रेसी में हिस्सा लेना चाहते हैं। शौक़ होता है किसी को, मुझे भी बचपन से शौक़ था पॉलिटिशियन बनने का, रिसोर्सेज नहीं थे आज तक, शायद उनको भी ऐसा कुछ होगा। अभी मेरी कभी बात नहीं हुई उनसे। चलिए, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने सारों मुद्दों पर बात की, आपने अपना सपना भी बताया कि आप इसको दिल्ली बम्बई की तरह देखना चाहती हैं, एक सिटी। जब आप इस दुनिया से जाएं तो आप चाहती हैं कि सोपोर को मैं एक सिटी की तरह देखूं, और वो भगवान करे कि वो आपका पूरा हो सपना। आप चुनाव जीतें, ये हारें, ये तो चुनाव के रिज़ल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।